Hello everyone, it's Shrivan Gewal and welcome back to my channel The Bio Ignite। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ये जो पोर्शन है हमारा लास्ट लेक्चर है हेरिडिटी का। आज हम हेरिडिटी को बिल्कुल 10 मस फिनिश कर देंगे। तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस क्या होती है भैया, कैसे माँ बाप से बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन्स क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एक खेत में मेंडल जी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने क्या करे थे, लंबे पौधे उगाए, छोटे पौधे उगाए, इन दोनों के आपस में क्या करा दी, रिप्रोडक्शन करा दी। रिप्रोडक्शन से हमें एक खेत में नई तरह के पौधे मिले। वो जो नई तरह के पौधे थे, फिर उन्हीं पौधों की आपस में एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करा दी, तो हमें एक और खेत मिला जिसमें नई हाइट के पौधे हमें मिले। तो उससे हमें क्या पता चला कि जो भी हमारा टर्म अल्फाबेट कैपिटल में लिखा होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? उसी का चलेगा। और जो छोटे में लिखा होगा, स्मॉल में लिखा होगा, वो रेसेसिव होगा, मतलब उसका राज नहीं चलेगा, राजा का ही राज चलता है। समझे? इतनी बात समझे? फिर हमने पढ़ा डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या, जिसमें हमने दो कैरेक्टर लिए थे, शायद मैं वहां मेंशन करना भूल गई हूँ। डायहाइब्रिड क्रॉस उसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हमने वहां दो कैरेक्टर लिए थे। उसमें हमने कौन कौन सा कैरेक्टर लिया था कि एक तो सीड ऐसी ली थी जो कि राउंड होगी, जिसकी शेप राउंड होगी और जिसका जो कलर होगा वो येलो होगा। दूसरी हमने जो सीड ली थी वो ली थी रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब ऐसी ऐसी जी ऐसी ऐसी मुर्जी मुर्जी सी बनाई थी हमने, ऐसी सीड होगी और उसका जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा। तो वो कौन सा कैरेक्टर था हमारा? वो था हमारा रेसेसिव कैरेक्टर। और जो राउंड और येलो था वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर था। ये हमें याद करना। फिर उसमें ऐसे हमने दो खेत, एक खेत लिया, उस खेत में हमने कौन से पौधे उगाए जो कि सारे क्या थे, राउंड और येलो कलर की सीड वाले थे। एक खेत में कैसे उगाए जो कि सारे कैसे थे, रिंकल्ड और ग्रीन कलर की सीड वाले थे। उन दोनों की हमने आपस में क्या करा दी थी, फर्टिलाइजेशन करा दी। जब उनकी फर्टिलाइजेशन करा दी तो उससे हमें एक नए तरह का खेत मिला। उस नए तरह के खेत में हमारे नए तरह के पौधे थे। तो जो नए तरह के पौधे थे, उन नए पौधों की आपस में ही हमने रिप्रोडक्शन करा दी। उनकी आपस में रिप्रोडक्शन करा के हमें एक और नए तरह के पौधे मिले, जिनका नाम हमने F2 रख दिया था। F2 उनका नाम रखा था। तो फिर वो F2 जनरेशन जो हमें मिली थी, उससे हमें क्या पता चला था कि हर एक कैरेक्टर, उस F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप निकला था हमारा, वो क्या था, 9:3:3:1 ये निकला था। जिसमें जो 1 था वो हमारा क्या था, रेसेसिव वाला था। कौन सा कैरेक्टर था? रेसेसिव कैरेक्टर। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि हर एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर पे निर्भर नहीं करता, हर एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, चाहे वो सीड की शेप हो, चाहे वो सीड का कलर हो, चाहे वो कुछ भी हो, कैसे भी, चाहे वो राउंड हो, येलो हो, रिंकल्ड हो, ग्रीन हो, हर एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि अब उसमें कैसे पता चला, पहले वाले में क्यों नहीं पता चला? पहले वाले में इसलिए पता नहीं चला था क्योंकि वो क्या था, हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, तो उसमें क्या है पता चलता है। जब हमने दोनों लिए तो हमने देखा कि कुछ सीड ऐसी थी जो राउंड और येलो कलर की थी, कुछ सीड ऐसी थी जो कि राउंड और ग्रीन कलर की थी, कुछ सीड ऐसी थी जो रिंकल्ड और येलो कलर की थी, और कुछ सीड ऐसी थी जो रिंकल्ड और ग्रीन कलर की थी। तो देखा हर एक कैरेक्टर, पढ़ी ये वाला रिंकल्ड हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर था। ठीक है, रेसेसिव मतलब इसकी चलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी इसकी चली। ग्रीन हमारा कैसा था, रेसेसिव था, इसकी चलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी इसकी यहाँ चली, यहाँ पे भी चली, यहाँ भी चली, ऐसे। तो इसका मतलब हर एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये हमने पढ़ा डायहाइब्रिड क्रॉस में। इसी को क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो, ये तो हमने इतना पढ़ लिया। अब नया लेक्चर है तो कुछ नया पढ़ना चाहिए ना, पर उससे पहले रिवीजन जरूरी है, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। याद रखो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। हम भी जब नीट के टाइम पे घिस रहे थे ना, तो रिवीजन ही बचाया था हमें। तो पढ़े स्कैम ने हमारे साथ गद्दारी कर दी। लेकिन जो आखिरी खेल खेलता है ना, वो सब रिवीजन ही खेलता है। जितना ज्यादा तुम रिवाइज करोगे उतनी ही ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, तुम्हारी स्ट्रेटेजी बढ़िया पक्की होती चली जाएगी। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं आज ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड का मतलब बोले तो खून, और ग्रुपिंग का मतलब है खूनों को एक साथ मिला दो तो ग्रुपिंग हो जाता है। गलत बोल रहे हैं। ब्लड ग्रुप पता है, स्कूल की डायरी होती है, स्कूल डायरी में लिखा रहता है कि योर ब्लड ग्रुप, तो कुछ बच्चे लिखेंगे पॉजिटिव, कुछ नहीं पॉजिटिव, ये सब, ये मतलब ब्लड ग्रुप। ये पर ये
होता क्या है यार, ये ए बी ओ ये है क्या, क्या भला क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमारे पास क्या होता है बेसिकली, चार तरह के खून होते हैं, चार तरह के ब्लड। खून तो एक ही है, लेकिन उनके ग्रुप्स, उन्हें चार ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। बी ए बी ओ, ठीक है। अब ये है क्या, ए बी ओ ये क्या है, ये ए बी ओ क्यों है, सी ओ डी क्यों नहीं है, ये सब पे तो होना चाहिए ना, ये क्या झंझट है। तो ब्लड ग्रुप्स ना यूनिवर्सल एक वो है ये, कि चार तरह के ब्लड ग्रुप होंगे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सबके अंदर ये होते हैं, किसी के अंदर ए, किसी के अंदर बी, किसी के अंदर ए बी, किसी के अंदर ओ। ये तो यूनिवर्स ने हमें बता दी कि ठीक है भाई ये यूनिवर्सल है, ऐसे ऐसे होता है। अब किसी की कोई कोई अपनी डायरी में ए पॉजिटिव लिखता है और कोई कोई ए नेगेटिव लिखता है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो तो कभी नहीं लिखता ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, वो तो कभी नहीं लिखता। ऐसा क्यों होता है, सिर्फ ए बी और ओ वाले क्यों ये सब लिखते हैं, ये भी क्वेश्चंस होते हैं। इसका आंसर होता है, इस ये जो पॉजिटिव का है ना, इस पॉजिटिव का मतलब होता है आर एच फैक्टर, जिसके ब्लड में आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप पे लग जाएगा ऊपर प्लस का साइन, तो उसके ब्लड ग्रुप को बोल देंगे हम पॉजिटिव। और जिसके ब्लड में आर एच फैक्टर नहीं होगा, एब्सेंट होगा, उसके ऊपर लग जाएगा माइनस का साइन, तो उसे हम लोग बोल देंगे एब्सेंट, ठीक है। लेकिन ए और बी में ये कैरेक्टर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ये नहीं होता। अब दो चीज और याद रखना कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब वो इन तीनों में से किसी को भी अपना खून दे सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन में, ठीक है। और जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, इसका मतलब वो इन तीनों में से किसी से भी खून ले सकता है मुसीबत की घड़ी में। ये सबको खून दे देगा और ये सबसे खून ले लेगा, इतना बात याद रख। और प्लस का पॉप साइन का मतलब क्या है, पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, फैक्टर, आरएच फैक्टर, बस तुम याद रखो आरएच फैक्टर क्या होता है, एक तरह का वो होता है, क्या बोलते हैं, रेसस कैटेगरी होती है एक रेसस मंकी की, मंकी के अंदर ये फैक्टर प्रेजेंट था। ये फैक्टर होता है एक तरह, मतलब क्या बताऊँ तुम्हें, ब्लड के अंदर ही होता है कंपोनेंट सा, कंपोनेंट ये फैक्टर। तो ये एक कैटेगरी थी मंकी की जिन्हें रेसस मंकी बोला जाता है, उनके अंदर मिलता है। लेकिन ये इंसानों के अंदर भी पाया जाता है। तुम बोलोगे बंदर से तो इंसान आएंगे, तो मिलेगा, हाँ भाई ये बात भी सही है, ठीक है। ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, ऐसे ही आए हैं हम लोग भी। तो ये जो मंकी से तो कुछ ह्यूमंस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, कुछ के अंदर ये नहीं होता। तो जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और जिनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। इतनी बात समझ आई। चलो आगे चलते हैं। अब क्या होता है, अब एक तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिलेगा आगे, देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल समझो। अब हमने ब्लड ग्रुपिंग तो पढ़ ली, लेकिन अब बेसिक एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर मैं तुम्हें बोल दूं, तुम्हें पूछ लिया जाए तुमसे बोर्ड में कि अगर बताओ, अगर मम्मी का मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देगा, वो तुम्हें सिंपल ए बी लिख के देगा पॉजिटिव का, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं होता। अब मैंने तो यहाँ सोल्व कर दिया, तुम कैसे करोगे, है कैसे करोगे बेटवा, सोचे हो, नहीं सोचे हो, चलो अभी बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है। मम्मी को देखते हैं, और मम्मी का देखते हैं पहले। ए है, ये आई क्या लिख दिया, ये आई क्या है, ये आई होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। आई की पावर में हमने क्या लिखा, ए, ये आई की पावर में क्यों लिखा, क्योंकि ए क्या है, ब्लड ग्रुप है। पर दो आई क्यों लिखे, दो दूसरे आई के ऊपर ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं, जीन्स को हमने जोड़े में लिया था ना, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, इसी तरह से जब हम ब्लड ग्रुपिंग की क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये वाली टेक्निक लगाते हैं जिसके अंदर हम इन्हें जोड़े में लिखते हैं। तो हमने दो आई लिखते हैं हम, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इधर भी हमने दो आई लिख दिए। एक आई की सर पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, दूसरे आई के सर पे, सॉरी दूसरे आई के सर पे हम क्या लिखते हैं, सिंपल ओ लिखते हैं। ओ का मतलब नल, जीरो, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता ये, ठीक है। इसी तरह से बी का जो ब्लड ग्रुप है उसके सर पे हमने क्या लिखा, बी लिख दिया, और दूसरे के सर पे हमने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, ओ लिख दिया, नल लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ कराते हैं, तो एक के साथ ए आ गया, एक के साथ बी आ गया, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी पहले, तो ये आया हमारा। फिर जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई तो हमारा ये आ गया। फिर जब इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले के साथ हुई तो हमारा ये आ गया।
और जब इसी वाले की मल्टीप्लाई इस वाले के साथ हुई तो हमारा ये आ गया आई यू हो गया। और जहाँ पे भी दो आई यू आ गए, जहाँ पे भी आई यू एक साथ आ गए, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। उसके बाद ये निकालने के बाद हम देखते हैं कि इन आई को हम निगलेक्ट, मान लो कि यहाँ पे आई नहीं है, मान लो कि जो आई है ये छुपे हुए हैं। अब देखो क्या बैठ रहा है, अगर मैं यहाँ से आई हटा दूं तो एक बच गया, एक बच गया बी, तो इसका मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं ए है और यहाँ ओ है, ये तो ओ क्या होता है, नल। नल को हम जीरो, जीरो को हम नहीं गिनेंगे, तो इसका मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे भी बी है और ये ओ का मतलब होता है नल, ये फॉर्मेलिटी के लिए होता है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या है, बी है। और जहां पे दोनों ओ हो गए, अभी बताया था अगर दो ओ आ गए एक साथ तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप, अब तुम बोलोगे कि बच्चों के तो इतने ब्लड ग्रुप हुए, ये होती है प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि ये भी हो सकता है, 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 क्योंकि हम कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। एग्जैक्ट तो ब्लड टेस्ट ही बता सकता है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। हम जो सोल्व करते हैं क्वेश्चन हमें जो दिए जाते हैं, हम सिर्फ उसमें प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इतनी इतनी क्षमता है। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं 100 में से बताओ कितने कितने परसेंट चांस है इनके ब्लड ग्रुप के, कितने ब्लड ग्रुप है भैया, कितने ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं तुमको, चार दिखे हैं ना, एक दो तीन चार। तो 100 को चार से डिवाइड कर दो, तो कितने कितने प्रोबेबिलिटी है, 25% कि 25% चांस है बच्चे में ये ब्लड ग्रुप होगा, 25% इसकी प्रोबेबिलिटी है, 25% इसकी प्रोबेबिलिटी है और 25% ही इसकी प्रोबेबिलिटी है। तभी तो पूरे 25 25 25 25 मिलके 100 बैठे हैं। 25% प्रोबेबिलिटी है कि या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, कोई सा भी हो सकता है उस बच्चे का ब्लड ग्रुप। ठीक, ये होते हैं ब्लड ग्रुपिंग। इस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट में दिया है क्वेश्चन, आगे आएगा हम आपको तब बताएंगे। अब हम सिंपल सा पढ़ते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में आ गए फाइनली हम, ये लास्ट टॉपिक है इसका। तो सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स का मतलब क्या होता है, सेक्स का बेसिक सा मतलब होता है जेंडर। जेंडर का पता करना कि जेंडर क्या है ह्यूमन का, मतलब कि जो बच्चा है या बच्चा जो होने वाला है उसका जेंडर क्या है, ये उसका मतलब होता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसका जेंडर क्या है। अब देखो, एक तो होता है मेल, एक होते हैं फीमेल। हमने सिंपल सा पढ़ा है कि ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। पेयर ये कितने हैं, जोड़े हैं ये तो जोड़े। तो अगर एक जोड़ी में कितने आते हैं, दो आते हैं एक जोड़े में, तो टोटल कितने हुए, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नीचे आओ थोड़ा सा, तो टोटल कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स है। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है ना, इन्हें हम डिवाइड करके रखते हैं दो हिस्सों में, 44+2, 44+2। अब ये 44 क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे ऑटोसोम्स। और जो 2 होते हैं ये होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मतलब जेंडर डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, जो हमें जेंडर बताएंगे कि बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा, ये जो जेंडर बताएंगे। तो जेंडर वाले क्रोमोसोम्स हमारे दो होते हैं, और जो ऑटोसोम्स होते हैं वो हमारे चार होते हैं। और ऑटोसोम्स कौन होते हैं, ऑटोसोम्स वो होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन बनाते हैं, कराते हैं, उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। तो मतलब कि 44 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन बनाते हैं, और 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा होगा वो लड़की होगा या लड़का होगा। ठीक है। तो ये ऑटोसोम्स हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे, बॉडी की ग्रोथ करते हैं, बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। तो इनको ये किसमें यूजफुल होंगे, माइटोसिस में यूजफुल होंगे, जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम है जो कि सिर्फ दो होते हैं, मतलब दो, कुछ दो, दो बता देंगे कि लड़का है या लड़की है। और लोग तांत्रिकों के पास फिरते रहेंगे पूछने के लिए कि भाई जी लड़का करा दो जी, लड़का करा दो जी, लड़का करा दो। अरे भाई कराएंगे तो तुम्हारे क्रोमोसोम्स, तो क्यों डॉक्टरों के तांत्रिकों के पास और पंडितों के पास घूम रहे पता करने के लिए, और पता नहीं किस किस के पास घूमते, भाई पागल हो चुके दुनिया। लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, भाई ये तो चीज बता देंगे तुम्हें, है नहीं है लड़का, लेकिन उसके लिए लड़का लड़की होने का इंतजार तो कर लो। है या पहले ही अबॉर्शन के पीछे लगे पड़े हो। ठीक, तो ये क्या है, ये दो, सिर्फ दो पिद्दू से दो होते हैं जो जो लड़का और लड़की में फर्क बताने में बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा। बाकी के 44 पूरे 44 ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, ग्रोथ कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, मतलब कि माइटोसिस कराते हैं। और सिर्फ 2 होते हैं जो मियोसिस कराते हैं, मियोसिस बोले तो सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बच्चे की फॉर्मेशन कराते हैं, बच्चे का जेंडर बताते हैं, पूरी बच्चे की
फॉर्मेशन किस चीज की? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फॉर्मेशन कराते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फॉर्मेशन दो क्रोमोसोम कराते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही पता चलता है कि लड़की है लड़का है। डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही पता चलता है। और उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कैसे पता चलता है? इन दो क्रोमोसोम से पता चल जाएगा। ये दो क्रोमोसोम ब्लड में अगर प्रेजेंट होंगे तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि लड़का है लड़की है। तो डॉक्टर को ये कैसे पता चला? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, कि कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ है, तभी तो डॉक्टर बताते हैं। तो डिलीवरी के बाद कि लड़का है लड़की है कैसे? क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं सबसे पहले कि क्या है, तभी तो पता चला। ठीक। अब एक था भैया मेल और एक है भैया जी फीमेल हमारे पास। ठीक। अब मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दो होते हैं। फीमेल के अंदर भी दो होंगे, क्योंकि बाकी के जो 44 हैं वो सब तो बॉडी को बनाने में लगे पड़े हैं, माइटोसिस कराने में लगे पड़े हैं। ये दो ही हैं जो मियोसिस कराते हैं और बताते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा। अब ये जो मेल के अंदर तो जो होते हैं वो होते हैं एक्स वाई, याद रखने की चीज है। फीमेल के अंदर होते हैं एक्स एक्स। ठीक है। जब हाइट पढ़ी थी हमने, हाइट उसमें पढ़ी थी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 है शायद से, इसका हेरेडिटी का। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? हाइट वगैरह पढ़ी थी ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उनकी क्रॉस कराई थी। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें क्रॉस कराना है। अब एक एक्स है एक वाई है, इन दोनों को खोल के लिख लो। इधर भी एक्स एक्स है, इन दोनों को खोल के लिख लो। अब इनकी मल्टीप्लाई कराओ। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई तो ये बना, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई तो ये बना, इसकी इससे कराएंगे तो ये बनेगा, इसकी इससे कराएंगे तो ये बनेगा। अब क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कई बार, तुम्हें ये दे देंगे कि बताओ लड़का लड़की होने की प्रोबेबिलिटी चांसेस कितने कितने होते हैं। ठीक है, कि लड़का होगा कि लड़की होगी। कैसे पता चलेगा? अगर हुए एक्स एक्स तो क्या होगी? फीमेल, मतलब कि लड़की होगी। और अगर हुए एक्स वाई एक साथ तो क्या हो सकता है? मेल हो सकता है। तुम खुद बताओ यहाँ देख के, इतना तो दिमाग तुम्हारे अंदर है। एक्स एक्स कितने दिख रहे हैं तुम्हें? एक ये रहा और जी एक ये रहा। दो है एक्स एक्स, कितने हैं? दो है। और एक्स वाई कितने हैं? एक ये रहा और जी एक ये रहा। दो दो एक्स वाई हैं। इसका मतलब 100 में से अगर मैं तुमसे पूछूं कितने परसेंट चांस है लड़का लड़की होने के, तो जी 50-50% चांस है। 50% चांस है लड़की होने की, 50% चांस है लड़का होने की। क्योंकि दो दोनों ही है, दो है बराबर है, तो 50-50 हुआ ना 100 में से। तो ये ऐसे होता है जी। चलो जी, अगर एक्स एक्स एक साथ हुए तो क्या होगा? फीमेल गर्ल चाइल्ड होगी, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। क्योंकि फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स एक्स। तो अगर जो बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर भी एक्स एक्स ही हुए तो वो कौन सा क्या होगा? वो गर्ल चाइल्ड होगा, वो फीमेल होगी। और अगर एक्स वाई हुए तो मेल होगा। अब हमारी इस महा महाबुद्धिहीन सोसाइटी में एक फैक्ट फैला हुआ है, एक मिथ फैला हुआ है कि जो फीमेल्स होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं गर्ल और बॉय चाइल्ड के लिए। हमेशा हमारी सोसाइटी औरत को टॉर्चर करेगी। अगर लड़की, तूने लड़की लड़की को जन्म दे दिया, लड़की को जन्म दे दिया, हमेशा फीमेल को बोला जाता है, औरत को ही हमेशा बोला जाता है। बल्कि फैक्ट क्या है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी की होती है। आदमी ही रिस्पॉन्सिबल होता है गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि जो फीमेल होती है उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? सेम होते हैं दोनों के दोनों, एक्स एक्स। तो उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। मेल के अंदर दो तरह के होते हैं, एक्स वाई। अगर मेल से एक्स गया फीमेल के अंदर तभी तो लड़की होगी। और अगर मेल से वाई चला गया फीमेल के अंदर तो लड़का हो जाएगा। तो इसमें औरत की क्या गलती? भैया गलती किसकी है? आदमी की तो गलती है। ठीक है। एक्चुअली गलती किसी की भी नहीं होती, इसमें सोसाइटी पागल है। बस औरत को फालतू में बदनाम करके रखा है। औरत ने 9 महीने बच्चे को अपनी कोख में रख लिया तो उसे फालतू में 100 ताने सुना देगी सोसाइटी। गलती किसी की नहीं होती, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। किसी को नहीं पता होता कि क्या कौन सा जीन जाएगा, कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, या कुछ भी किसी को नहीं पता होता। इट्स ऑल, सब कुछ भगवान के उससे होता है, सब नेचुरल होता है। ठीक। अब ये है हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं भैया। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव? कैसे दिखाया? इसमें हमें क्या समझाना है? इसमें हमें समझाना है, क्या समझाएंगे इसमें? इसमें हम समझाएंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझाना है। मोनो हाइब है, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझाना है कि कैसे कोई डोमिनेंट होता है, कैसे ट्रेट वो सॉरी रेसेसिव होता है, क्या हो गया, कैसे डोमिनेंट होता है कोई, कैसे रेसेसिव होता है कैरेक्टर। ये कैसे पता चला? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ही पता चला कि जो भी टर्म कहीं पे कैपिटल टी लिखी होगी वो कैसा होगा?
वो हमारा डोमिनेंट होगा। और अगर कहीं पे भी स्मॉल में कोई टर्म लिखी होगी, तो मतलब सिर्फ स्मॉल स्मॉल होगी, तो वहां पे कोई भी कैपिटल टर्म नहीं होगी, तो सिर्फ स्मॉल स्मॉल टर्म होगी, तो वो कौन सा होगा, वो रेसेसिव होगा। तो इनसे पता चलता है, ठीक है, कि कैरेक्टर कैसा, मतलब कि डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा कैरेक्टर, वो कैसे पता चलेगा, वो इनसे पता चलता है। अगर एक भी कैपिटल टी है ना बेटा जी, अगर एक भी कैपिटल टी है तो भी डोमिनेंट होगा, और बहुत सारे कैपिटल टी कैपिटल में लिखे हुए हैं तो भी डोमिनेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ स्मॉल स्मॉल लिखा है, स्मॉल स्मॉल, कोई कैपिटल है ही नहीं, तब जाके क्या होता है, रेसेसिव होता है, तभी क्या होता है, रेसेसिव होता है। इस बात को भी तो याद रखो, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है कि हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, कि ट्रेट्स जो होते हैं एक, मतलब कि माता पिता से बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंटली आते हैं। मेंडल ने इस चीज को कैसे दर्शाया, मेंडल ने इस चीज को दर्शाया डाई हाइब्रिड क्रॉस से। कैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस से, ये तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ तुमसे पूछ रहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कौन से क्रॉस से पता चला, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। और यहाँ पे पूछ रहा कि लॉ ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैसे पता चला। देखो, इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, वो किससे पता चला, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस से पता चला। तो ऐसे एनसीईआरटी, ऐसे ही बोर्ड वाले भी क्वेश्चंस को घुमाते हैं, ऐसे ही एनडी वाले क्वेश्चंस को घुमाते हैं, पूछ वही रहा है, बस ऐसे बोला ना, कान इधर से पकड़ो इधर से, वही काम ये यहाँ पे कर रहा है, ठीक। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से पता चलता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस से कैसे पता चलता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर लेते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर लेते हैं, किसे जल्दी जल्दी बोलो, फटाक फटाक से कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सी कैरेक्टर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। 2 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, चलो गुड। तो इसमें क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैसे पता चला, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो पता चलता है बेटा, हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लिए थे। कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे जी, अरे किसी को याद है क्या, चलो थोड़ा बनाती हूँ तुम्हारे लिए, शायद तुम्हें याद आ जाए। हमने क्या लिया था, सीड ली थी, राउंड सीड ली थी, और येलो कलर की थी वो, ठीक है। दूसरी हमने क्या लिया था, रिंकल सीड ली थी, और ग्रीन कलर की थी। और हमारा जो रेशो आया था वो क्या आया था, 9:3:3:1, ये हमारा रेशो आया था। इससे इसमें हमने क्या देखा था कि 9 कैसे थे, जो कि राउंड थे और येलो थे। 3 कैसे थे, जो कि राउंड थे और ग्रीन थे। बाकी 3 कैसे थे, जो कि रिंकल्ड थे, रिंकल्ड मतलब स्मॉल आर थे और येलो थे। और 1 कैसा था, जो कि रिंकल्ड थे और ग्रीन थे। तो इससे हमें क्या पता चला था कि सारे के सारे कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे देखो, स्मॉल आर मतलब कि रिंकल्ड, रिंकल्ड कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी रिंकल्ड वाला पेड़ ने जन्म लिया, रिंकल्ड वाले पौधे ने जन्म लिया, रिंकल्ड वाला कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ग्रीन कैसा है, ग्रीन कैसा कलर है, ग्रीन हमारा डोमिनेंट है। तो लेकिन फिर भी जो ग्रीन वाला है, सॉरी ग्रीन, हाँ, ग्रीन वाला है, उसने क्या करा, अपने आप को एक्सप्रेस करा। तो इसका मतलब वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे उस पे डिपेंड नहीं करता, किसी दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करता, हर एक कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है। ये सिंपल सी बात हमने डायहाइब्रिड क्रॉसेस समझी थी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, तुम्हें उसके बारे में यही लिखना है कि हमारा जो रेशो आया था, फिनोटाइपिक रेशो, वो ये वाला रेशो आया था, और इस रेशो से हमें ये पता चलता है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। और ये डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू मेंडल ने दिया था, जिसमें उसने क्या लिया था, दो कैरेक्टर को लिया था। ये तो तुम्हें एक्सप्लेन करना है इसमें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ग्रुप ए। चलो इसको करते हैं। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप, मैन का ब्लड ग्रुप क्या है, चलो आओ जी। मैन का ब्लड ग्रुप ये है, मैन, मैन का ब्लड ग्रुप है हमारा ए, ठीक है। क्या है इसमें, मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ, तो वुमेन, वुमेन मतलब फीमेल, फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, हमारा ओ, ठीक है। एंड देयर डॉटर विद ब्लड ग्रुप ओ, और डॉटर जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वो भी ओ है। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट, ब्लड ग्रुप फ्रॉम ए और ओ इज डोमिनेंट। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सूचना जो आपको दी है हमने कि आदमी का ब्लड ग्रुप इतना है, फीमेल का ब्लड ग्रुप इतना है, और सॉरी, डॉटर का ब्लड ग्रुप इतना है, ये सूचना काफी है ये पता करने के लिए कि इसका डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ कैसे है, ठीक है।
अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा इन ये हमें घुमा रहे हैं, हमें घूमना नहीं है, लेकिन हम सिंपल से क्या बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस बोले तो हम ब्लड ग्रुपिंग लिखेंगे और ब्लड ग्रुपिंग से इसे सॉल्व करेंगे। चलो उसको सॉल्व करेंगे। अब मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो हमें पता है हमें से रिप्रेजेंट करने के लिए आई लिखना पड़ता है, तो आई के सिर पे ए लिख दो। ठीक है, लेकिन एक आई से काम नहीं चलेगा, दो चाहिए होंगे, तो दूसरे वाले के सिर पे क्या लिख देंगे, जीरो। जीरो लिख दो ना। अब ओ है, ओ कब आता है, जब दोनों के सर पे जीरो होंगे तब आता है हमारा ओ। ठीक है, ये। अब इनको हम क्या करेंगे, खोल के लिखेंगे। चलो अगले पेज पे आज खोल के लिखेंगे, आराम से खुला खुला सॉल्व करेंगे। तो एक के सर पे है ए और एक के सर पे है ओ, इधर भी एक के सर पे है ओ और दूसरे के सर पे भी क्या है, ओ। ठीक, अब इसकी करा दो इसके साथ, तो क्या है, आई ए आई ओ, मतलब आई ए और आई ओ। ठीक, अब इसकी करा दो इसके साथ, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, आई ए और आई ओ। इसकी करा दो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, आई ओ और आई ओ। और इसकी करा दो इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ओ और आई ओ। ये आ जाएगा। तो क्या लग रहा है इसे देख के कि लड़की का ब्लड ग्रुप ओ होगा? नहीं जी, वो स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें आई और ओ को हटा देना है, निग्लेक्ट करना है। मान लो कि ना तो यहाँ पे आई है और ना यहाँ पे ये आई, ये वाला आई है, तो ऊपर क्या बचा, ना तो ये है और ना ये है, तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट। यहाँ पे डोमिनेंट क्या होगा हमारा, ओ, ए होगा, ए। यहाँ पे डोमिनेंट क्या होगा, यहाँ पे भी ए डोमिनेंट होगा। यहाँ पे दोनों पे ही जब वो आ जाएंगे तो वो आ जाएगा, दोनों पे हुआ है तो हो जाएगा। तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 50-50% चांसेस है कि लड़की का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है और 50% ही चांसेस है कि लड़की का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए हो सकता है। ये ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है उसका, और उसका ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। 50-50% चांसेस है। तो ऊपर वाले इंफॉर्मेशन सही नहीं है, वो इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है। ठीक, तो वो इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, तो उसको उसे बताने के लिए कि वो इनफ नहीं है, हमें ये सब करके दिखाना पड़ेगा, जितना मैंने यहाँ पे किया ना कॉपी में। बेटा ऐसे नहीं किया मैंने मौज मस्ती में चल रहा है, ये तुम्हें अपनी कॉपी में करके आना है बोर्ड की। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन। हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। दोबारा से उसने तुमसे क्रॉस पूछ लिया है, सेक्स कैसे पता चलता है, मतलब जेंडर कैसे पता चलता है बच्चे का ह्यूमंस के अंदर। चलो जेंडर पता करना है ना, अभी अभी इनको जेंडर बताते हैं। सेक्स का सिंपल सा मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे जेंडर का पता करना। हमें पता है जेंडर पता करने के लिए एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। ठीक है, अब मेल के अंदर क्या होता है, दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। और जो फीमेल होती है उसके अंदर भी दो होते हैं, एक्स और एक्स। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, इन्हें चारों को हम अलग लिख लेंगे, एक्स, वाई, एक्स और एक्स, ऐसे। जब इन दोनों की कराई तो क्या बना, एक्स एक्स बनता है। जब इन दोनों की कराते हैं तब भी एक्स एक्स बनता है। जब इन दोनों की कराएंगे तो एक्स वाई बनता है। और जब इन दोनों की कराते हैं तो एक्स और वाई बनता है। तो यहाँ पे कितने कितने, आप देखो, दो एक्स बन रहे हैं, दो वाई बन रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने कितने चांसेस हैं कि लड़का होगा। मेल होने के चांसेस है 50%। और फीमेल होने के चांसेस भी कितने हैं, 50%। 50% क्यों है, क्योंकि दो हमारे दो पेयर किसके हैं, एक्स एक्स के हैं, क्योंकि जहां जहां एक्स एक्स होगा तभी क्या होगा, फीमेल होगी। और अगर एक्स वाई होता है तो तब क्या होता है, मेल होता है। तो ये क्रॉस तुमको क्या करना है, एग्जाम में बना के आना है वहां, और लिख के आना है कि मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एक्स वाई फॉर्म हो रहा है तो लड़का भी लड़का होगा, और अगर एक्स एक्स बन रहे हैं तो लड़की होगी। इस तरह से हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो ये था हमारा हेरिडिटी का लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर खत्म होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे। इस लेक्चर तक बहुत हिम्मत से, शिद्दत से हमने पढ़ा है और पढ़ के कि हमने इसको फिनिश कर दिया है, आखिर इसको टाटा बाय बाय बोल दिया है इस चैप्टर को। ठीक है, तो मिलते हैं अब एक नई तड़कती भड़कती चीज के साथ।
तब तक के लिए नए चैप्टर के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो भैया अच्छे से पढ़ते रहो, तैयारी करते